हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी कमाल का होने वाला है, काफ़ी काम का होने वाला है, काफ़ी ज़रूरी होने वाला है। मालूम है क्यों? नहीं मालूम है? मैं बता देता हूँ ना। क्योंकि आज का ये जो वीडियो है, अभी एक दो दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था, उसका आप स्पिन ऑफ समझ सकते हैं। मैं ऐसे ही बैठे बैठे सोच रहा था कि क्या किया जाए। ये जो मैंने वीडियो डाला है एक्टिव और पैसिव वॉइस का, ये लोगों के समझने में और ज़्यादा आसान हो जाए। इसलिए मैंने उसी वीडियो के एक स्पिन ऑफ वीडियो का सोचा। स्पिन ऑफ मतलब उसके पहले का एक पार्ट, जिसमें मैं कई सारी बातों को जो कि आपके पैसिव और एक्टिव सेंटेंस को समझने में मदद करेंगी, उनको आसान करके बताने की सोच रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस को समझने में, उनको हल करने में और ज़्यादा मदद करेंगी और काफ़ी ज़्यादा आपके लिए एक्टिव पैसिव वॉइस को ईजी बना देंगी। तो चलिए, वीडियो आपके काम का हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे आगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए किसी सब्जेक्ट का, किसी ऑब्जेक्ट का, किसी मेन वर्ब का, किसी हेल्पिंग वर्ब का कितना ज़्यादा महत्व होता है। आज के इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ आपको कि किस प्रकार से आप जब सेंटेंस को फॉर्म करते हैं तो आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या फिर मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब पहचान सकते हैं। क्योंकि मैंने जो वीडियो अभी पिछला डाला था उसमें मैंने आपको ये बताया था किस प्रकार से आप एक्टिव को पैसिव में चेंज कर सकते हैं। और एक्टिव को पैसिव में चेंज करने के लिए एक सब्जेक्ट का, एक ऑब्जेक्ट का, एक मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो क्यों ना इस चीज़ को आसान करते हुए हम इस चीज़ को समझते हैं कि कैसे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या मेन वर्ब को पहचाना जाए। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से बातें चलती हैं हमारी। देखिए, यहाँ पे मैंने बोर्ड में लिख रखा है कि एक सेंटेंस को यदि आपको फॉर्म करना है, ये एक्टिव के रूप में दिख रहा है आपको, लेकिन सारी बातें आपको इसमें क्लियर कर दूंगा। किसी सेंटेंस को यदि आपको फॉर्म करना है तो एक सेंटेंस को फॉर्म करने में तीन चीज़ों का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। आई मीन टू से कि आपको सेंटेंस में कोई चीज़ दिखाई दे या ना दिखाई दे, आपको ये तीन चीज़ें ज़रूर दिखाई देंगी, जो कि है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा, इन तीन चीज़ों के बिना और इनमें भी वर्ब के बिना हमारा सेंटेंस कभी नहीं बन सकता। यहाँ तक कि दुनिया का सबसे छोटा सेंटेंस भी एक वर्ब ही है, गो, आपने सुना होगा। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए, अब वो सेंटेंस एक्टिव हो या पैसिव हो। तो किस प्रकार से आप मतलब पहचान सकते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो देखिए, सब्जेक्ट के बारे में बात करूं मैं अभी, तो पहले मैं आपको सब्जेक्ट को क्लियर कर देता हूं कौन होता है। देखिए, सब्जेक्ट होता है वो जो करता है कार्य, मतलब कि किसी सेंटेंस में जो भी चीज काम कर रही है या जो भी काम कर रहा है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बोल के बताऊं कि मैं पढ़ा रहा हूं, तो ये जो सेंटेंस मैंने बोला कि मैं पढ़ा रहा हूं, इस सेंटेंस में पढ़ाने का काम मैं कर रहा हूं, इसलिए मैं इस सेंटेंस में कौन हूं? सब्जेक्ट हूं। समझ पा रहे हैं आप? एक और उदाहरण दे देता हूं। आप सभी अभी वीडियो देख रहे हैं तो आप सभी कौन है? सब्जेक्ट हैं। क्यों है? क्योंकि आप सभी देखने का काम कर रहे हैं फिलहाल, इसलिए आप सब्जेक्ट हैं। तो जो कार्य करता है वह सब्जेक्ट होता है। राम बाजार जाता है, ये सेंटेंस तो हर क्लास में बनाया जाता है, आपको मालूम है। तो राम बाजार जाता है, कौन जाता है? आप समझ रहे हैं, जाने का काम कौन करता है? राम करता है। तो सब्जेक्ट कौन है? राम है। तो ध्यान रखिएगा, तो सब्जेक्ट वो होता है जो कार्य करता है। चलिए और आगे बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट कितने प्रकार का हो सकता है? बेसिकली अगर देखा जाए तो हम इसको सिंगुलर या प्लूरल में नहीं डिवाइड कर रहे हैं, उससे पहले हम इसको नाउन और प्रोनाउन में डिवाइड कर रहे हैं। सब्जेक्ट दो प्रकार का हो सकता है। एक तो सब्जेक्ट हो सकता है आपका नाउन सब्जेक्ट और एक हो सकता है प्रोनाउन सब्जेक्ट। नाउन सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट होता है, आपने नाउन की परिभाषा तो सुनी होगी, आपने सुना होगा कि नाउन इज द नवा घर करते, सॉरी थोड़ा सा गलत चला गया, माफ करिएगा। नाउन की परिभाषा क्या होती है कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, मतलब किसी व्यक्ति के या किसी वस्तु के या किसी स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। और जब किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का नाम एक सब्जेक्ट का काम करे तो वो क्या हो सकता है? वो सब्जेक्ट हो सकता है। अच्छा, एक चीज और बता दूं कि सब्जेक्ट जो सिर्फ काम करता है वो नहीं होता है। सब्जेक्ट वो भी होता है जिसके बारे में बात की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोलूं कि राम बाजार जाता है तो राम तो सब्जेक्ट है क्योंकि वह भैया काम कर रहा है। लेकिन मैं बोलूं
राम एक अच्छा लड़का है। तो इस सेंटेंस में राम कुछ काम नहीं कर रहा है। आप समझ पा रहे होंगे कि राम कोई काम थोड़ी कर रहा है, मैं बस बोल रहा हूँ राम एक अच्छा लड़का है। अच्छा है तो अच्छा है। तो यहाँ पे राम के बारे में बात हो रही है, लेकिन राम कुछ काम नहीं कर रहा है। तो फिर भी राम कौन है? सब्जेक्ट है। समझ पा रहे हैं आप? मैं बोलूँ मैं बीमार हूँ, अब मैं बीमार हूँ तो मैं बीमार हूँ, मैं कुछ काम कर रहा हूँ क्या? नहीं। कौन है व्यक्ति जो काम करता है? क्या कर रहा है? अरे बीमार होने का काम कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता कभी। समझ पा रहे हैं ना आप? तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जो कार्य करता है वो सब्जेक्ट होता है और जिसके बारे में बात होती है वो सब्जेक्ट होता है। दो कंडीशन है बस। ठीक है, आइए वापस से उसी चीज में आगे हम पढ़ रहे थे। तो नाउन सब्जेक्ट हो सकता है, जैसे कि सोनू, गुना, पेन। सोनू किसी व्यक्ति का नाम है, गुना एक जगह का नाम है, पेन एक प्रकार से वस्तु का नाम है। और एक प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है। प्रोनाउन तो आप जानते होंगे, ऐसे शब्द जो किसी नाउन का स्थान ले लेते हैं परंतु वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं करते, या इनका उपयोग करने से वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आता है। समझ पा रहे हैं ना आप? जैसे कि सोनू बाजार जाता है। अब सोनू बाजार जाता है की जगह मैं लिख दूं भैया कि वह बाजार जाता है। ऑब्वियस सी बात है, आप समझ रहे होंगे कि मैं सोनू की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो वह है वह सोनू के लिए यूज हुआ है, तो ही बोलेंगे हम इसको इंग्लिश में। तो ध्यान रखिए, जैसे कि ही, शी, इट, आई, यू, दे, ये सब कौन होते हैं? हमारे प्रोनाउन सब्जेक्ट्स होते हैं। मैंने यहाँ लिख रखे हैं, आपको देख रहे हैं। ठीक है, चलिए अब अगली चीज पे बात करते हैं, वर्ब। वर्ब एक सेंटेंस की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसको समझ लीजिए कि ये भैया जान है इस सेंटेंस की। वर्ब निकाल लिया आपने किसी सेंटेंस से तो समझ लीजिए सेंटेंस खत्म, कुछ नहीं बचा उसमें। क्योंकि सेंटेंस में वर्ब नहीं तो सेंटेंस कुछ है ही नहीं। आत्माहीन शरीर के समान है सेंटेंस बिना वर्ब वाला। समझ रहे हैं आप? तो देखिएगा वर्ब क्या होती है। वर्ब को समझने के लिए काम करिए आप, वर्ब को दो हिस्से में बांट लीजिए। पहले एक वर्ब को बांटिए भैया हेल्पिंग वर्ब में, और एक वर्ब को बांटिए मेन वर्ब में। यहाँ पे मैंने हेडिंग नहीं डाली है, मैं डाल देता हूँ सबके लिए। मेन वर्ब, कौन सी वर्ब? मेन वर्ब। इसको थोड़ा सा ऊपर सरका देते हैं, मेन वर्ब। ठीक है, देखिए तो आपको दो वर्ब देखने के लिए मिल रही है यहाँ पे। कौन कौन सी? एक तो आपको देखने मिल रही है हेल्पिंग वर्ब, एक देखने मिल रही है आपको मेन वर्ब। अच्छा, क्या होती है हेल्पिंग वर्ब? अगर मैं आपसे बोलूँ तो आपको वैसे जनरली काफी लोगों को पता होगा, बहुत ही सिंपल चीज है। नहीं पता है तो सिंपल तो भी है, पता ही चल जाएगा आपको अभी, है कि नहीं? तो मेन वर्ब के बाद, सॉरी मेन वर्ब नहीं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बारे में यदि बात करें तो हेल्पिंग वर्ब को आप नाम से समझने का प्रयास करिए। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग मतलब होता है हेल्प करने वाली, और वर्ब का मतलब हिंदी में होता है क्रिया। ठीक है, कोशिश करें चीजों का हिंदी अर्थ ना निकालें, चीजों का सेंस निकालें, उसका मीनिंग निकालें। ठीक है, उसको समझें आप। तो वर्ब मतलब वैसे हिंदी में तो क्रिया कहते हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब मतलब क्या? हेल्पिंग मतलब मदद करने वाली, क्रिया मतलब वर्ब मतलब क्रिया, मदद करने वाली क्रिया, जिसको हम कहते हैं सहायक क्रिया। पर ये सहायता काय में करेगी? बड़ी सिंपल सी बात है। सहायक क्रिया बोले तो हेल्पिंग वर्ब हेल्प करती है हमारी ये जानने में या ये पहचानने में कि जो वाक्य आपके सामने है वो वाक्य किस टेंस का है, किस काल का है। कैसे? बिल्कुल ऐसे कि यदि किसी सेंटेंस में, देखिए सब मैं बता दूं आपको, हेल्पिंग वर्ब तीन हिस्सों में बांटी जाती है। एक प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब, एक पास्ट की और एक फ्यूचर की। ठीक है, यदि किसी सेंटेंस में, गौर से सुनिएगा, यदि किसी सेंटेंस में आपको इज, एम, आर या हैज और हैव दिख जाए, ध्यान से सुनिए, इस सेंटेंस में इज, एम, आर या हैज, हैव दिख जाए तो समझ जाइए कि ये जो सेंटेंस है ये कौन से टेंस का है? प्रेजेंट टेंस का है। यदि किसी सेंटेंस में आपको वॉज, वर या हैड दिखाई दे जाए, तीनों में से कुछ भी, तो समझ जाइए वो सेंटेंस कौन से टेंस का है? वो सेंटेंस पास्ट टेंस का है। समझ रहे हैं? भूतकाल का है। प्रेजेंट मतलब वर्तमान, पास्ट मतलब भूतकाल। पर यदि किसी सेंटेंस में आपको सिर्फ विल दिख जाए, सिर्फ विल, ठीक है, विल दिख जाए तो विल देख के समझ जाना कि वह सेंटेंस का है, फ्यूचर का है। क्लियर है आप सभी को? ठीक है, क्लियर है तो इस बात पे लाइक ठोक दो, ठोको, लाइक ठोको। ठीक है, समझ रहे हैं? ठोक दिए एकदम ऐसा दबा के तोड़ दिए इसको, समझ रहे हैं? महाकाल की दृष्टि से तोड़ दिया। आगे देखिए, विल फ्यूचर बता देगा। ठीक है, ये बातें ध्यान रखिएगा। तो जैसे कि एक उदाहरण देता हूँ, मैंने बोला, आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे कि आई एम ईटिंग बनाना। क्या बोला? आई एम ईटिंग बनाना। तो आई एम
देखिए एम मैंने कहा लिखा है प्रेजेंट के सामने, तो ये सेंटेंस जो भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है आई एम ईटिंग बनाना, ये काहे का है? प्रेजेंट का है। कैसे पता चला? क्योंकि इस सेंटेंस में हमको दिखाई दे रही है एक हेल्पिंग वर्ब जो कि है एम, और ये एम बता रही है सेंटेंस प्रेजेंट का है। ठीक है, एक और ले लेते हैं, आई वॉज ईटिंग बनाना। दिख रहा है आपको? इसमें आपको वॉज दिखाई दे रहा है, तो वॉज आपको दिखाई दे रहा होगा कि भैया वॉज को भैया मैंने कहाँ लिखा है? पास्ट के सामने लिखा है, तो सेंटेंस काहे का है? पास्ट का है। ठीक है, एक और उदाहरण ले लीजिए, आई विल ईट बनाना, मैं केला खाऊंगा, है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? देखो आई विल फ्यूचर के सामने है, मतलब ये जो सेंटेंस आपको अभी दिख रहा है ये काय का है? ये फ्यूचर टेंस का है। बस यही हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। अब बात कर लेते हैं मेन वर्ब के बारे में। मेन वर्ब तो उससे भी ज्यादा आसान होती है। ऐसा कैसे? ऐसा ऐसे कि जो काम आप कर सकते हो वो क्या है? वो मेन वर्ब है। कैसे? बिल्कुल ऐसे कि जैसे कम आना, कोई भी आ सकता है, आप आ सकते हो, मैं आ सकता हूँ, पड़ोसी आ सकता है, अड़ोसी आ सकता है, मेहमान आ सकता है, कोई भी आ सकता है। तो ये सब सब्जेक्ट हो सकते हैं, और जो काम सब्जेक्ट कर सकता है, ध्यान रखिएगा, वो क्या कहलाता है? बोलो बोलो, नहीं मालूम? हम बोलते हैं, वैसे मालूम तो होगा, मेन वर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है? मेन वर्ब। तो जो काम सब्जेक्ट करता है, जैसे कि मैं केला खाता हूं, तो खाना क्या हो जाएगा? मेन वर्ब हो जाएगा। मैं बोलूं मैं बाजार जाता हूं, तो जाना क्या हो जाएगा? मेन वर्ब हो जाएगा। मैं जाने का काम कर रहा हूं, तो मैं सब्जेक्ट और मेन वर्ब हो जाएगा। जाना अंग्रेजी में कहते हैं गो, ईट तो मैंने पहले ही बता दिया, खाता हूँ। स्लीप, मैं सोता हूँ, मैं सब्जेक्ट, सोने का काम कर रहा हूँ, स्लीप मेन वर्ब हो गई। ऐसे ही मैं चलता हूँ, मैं बोलता हूँ, बात करता हूँ, डांस करता हूँ, स्टडी करता हूँ, लिखता हूँ, स्पीक बोलता हूँ, कुछ भी, ये सारी, अब मैं लिखता चला जाऊंगा, मेरे कमरे की दीवारें बन जाएंगी, लेकिन मेन वर्ब नहीं खत्म होंगी। समझ रहे हैं आप? बड़ा ही सिंपल सा है। तो जो भी काम आप कर सकते हैं वह क्या है? वह सीधे सीधे बोल दीजिए, क्या है? सुनाई नहीं दिया? बोलिए बोलिए, मेन वर्ब है। आई थिंक बोल दिए होगी आप लोग। तो जो काम आप कर सकते हैं या कोई भी कर सकता है वो मेन वर्ब है। ठीक है, और आखिरी चीज आ जाती है आपकी क्या? ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या है? कौन जानता है? जो जानता है अपना कमेंट जरूर छोड़िएगा कि हमको मालूम है सर ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है। ठीक है, कमेंट छोड़ दीजिएगा, और थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो आपको कमेंट के दिखाई तो दे ही रहा होगा, लाल कलर का एक कुछ लिखा है SUB ऐसा कुछ करके, सब्सक्राइब, अरे दबा दो ना। कोशिश कर रहा हूँ, इतनी रात में बना रहा हूँ वीडियो, मालूम नहीं आपको, खूब मेहनत कर रहा हूँ। तो आप भी मेहनत करिए, बस लाइक बटन दबाइए, सब्सक्राइब बटन दबाइए और सब्सक्राइबर बन जाइए। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, तो बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। ये ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट बहुत सिंपल चीज है। मैं आपको ऑब्जेक्ट समझाऊं तो आप जरा इसकी परिभाषा सुनिएगा। सब्जेक्ट द्वारा किया गया कार्य, बोले तो मेन वर्ब, जिस चीज पर की जाती है, जिस चीज पर लागू होती है मेन वर्ब, वही चीज कहलाता है ऑब्जेक्ट। नहीं समझे? एक और उदाहरण समझाता हूं। मान लीजिए मेरे पास एक फुटबॉल है। क्या है? एक फुटबॉल है, और मैंने वो फुटबॉल ली और रख के उस पर लात मार दी। तो मैंने बोला मैं फुटबॉल को लात मारता हूं। तो समझिएगा इसको, मैं क्यों हूं? मैं कौन हूं? मैं हूं सब्जेक्ट। मैंने क्या किया? लात मारी। लात मारना हो जाएगा मेन वर्ब। और किसको लात मारी? लात मारने का काम किस पर किया? समझ आ रही है आपको मेरी बात? लात मारने का किया फुटबॉल पे मैंने लात मारी, तो फुटबॉल क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। भी बोला ना, जिस पर काम किया जाए, तो फुटबॉल पे लात मारने का काम किया, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। नहीं समझे? आई थिंक समझ गए होंगे। होशियार है हमारे विद्यार्थी, तो समझेंगे कैसी बात करते हो, समझेंगे, बिल्कुल समझेंगे। एक और उदाहरण ले लो फिर भी मेरी तरफ से, है कि नहीं? कैसे? जैसे कि मैंने बोला कि मेरे पिताजी मुझे पीटते हैं। आपको याद होगा उदाहरण ना, मेरे पिताजी मुझे पीटते हैं। तो मेरे पिताजी, जैसे मान लो ये रहा मैं, और मेरे पिताजी मुझे पीटते हैं, तो मेरे ऊपर काम कर रहा है ना। पीटने का काम किस पे कर रहा है? मेरे ऊपर कर रहा है। जैसे मेरे पीटेंगे तो मैं पीटूंगा, मेरे ऊपर काम होएगा, बस पिताजी से तो पीट ही सकते हैं, है कि नहीं? तो पिताजी पीटते हैं, तो पिताजी ने पीटा, पीटने का काम अपने ऊपर किया। तो अपन कौन है? अपन ऑब्जेक्ट है। नहीं आया समझ में? अरे आ गई होगी, और नहीं समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर से अगर कोई दिक्कत हो हम बताएंगे ना आपको। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट होता है वो
जिस पर कार्य किया जाता है वो होता है ऑब्जेक्ट। जैसे मैं केला खाता हूँ, केला खाने का काम केले पे कर रहा हूँ तो केला ऑब्जेक्ट है। पिताजी पीटते हैं तो मैं भैया ऑब्जेक्ट हूँ, क्योंकि मेरी पिटाई हो रही है, मेरे ऊपर काम हो रहा है। लेकिन बात इधर पे खत्म नहीं होती। क्यों नहीं होती बात इधर पे खत्म? क्योंकि ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक होता है प्योर ऑब्जेक्ट, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट। बड़ी बला है यार सारी, पहले तो ऑब्जेक्ट समझो, फिर ऑब्जेक्ट के प्रकार भी समझो। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आसान है ना, टेंशन क्यों लेते हो, हम है ना। देखिए ऑब्जेक्ट, प्योर ऑब्जेक्ट की बात करें तो क्या होता है प्योर और क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट, हम बताएंगे। प्योर ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिस पर काम किया जाए तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई असर पड़े, मतलब कि वह अपनी जगह से हिल जाए, उसमें कोई फर्क पड़ जाए। समझ पा रहे हैं आप? नहीं समझ पा रहे हैं? जैसे कि समझिए कि भैया मैं या मेरे पिताजी मेरे को पीटेंगे, या मैं फुटबॉल पे लात मारूंगा तो फुटबॉल उछक के वहां चली जाएगी, रुकेगी का? जहां नहीं रुकेगी। लात मारी और बुझ जा रही है भैया, खींच के दूर, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए मेरे पिताजी मुझे पीटते हैं तो मेरे ऊपर असर नहीं पड़ेगा क्या? मैं रो दूंगा बहुत जोर से, समझ रहे ना, कोई रोक ना पाएगा और मेरे को रोने से। तो मेरे पिताजी मुझे पीटते हैं, अब वो मुझे पीटेंगे तो मैं रोऊंगा, तो मेरे ऊपर असर पड़ेगा तभी ना रोऊंगा, समझ रहे ना आप? तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट। केला खाओगे आप, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं सॉरी प्योर ऑब्जेक्ट, गलती से गलत बोलते हैं, ये होता है प्योर ऑब्जेक्ट। केला खाओगे ना, केला खाओगे तो केला खाने की जैसे क्रिया करोगे खत्म ना होता जाएगा, तो धीरे धीरे करके वो खत्म होता चला जाएगा। और वैसी बात है, असर पड़ेगा तो ही खत्म होगा। तो सब्जेक्ट द्वारा किया गया कार्य जब ऑब्जेक्ट को प्रभावित करता है तो ऑब्जेक्ट कहलाता है आपका प्योर ऑब्जेक्ट। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? जब सब्जेक्ट द्वारा किया गया कार्य ऑब्जेक्ट पर असर नहीं डालता तो वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री होता है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब यही होता है, जब काम करो या काम ना करो, चाहे कोई असर ही ना पड़े जाए, मतलब कि कुछ करो या मत करो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि मैं स्कूल जाता हूँ, अब देखिए समझिएगा, इसको बोर्ड पे बताता हूँ। जैसे कि मान लो ये हूँ मैं और जो है स्कूल, और मैं जा रहा हूँ, तो बताओ स्कूल पे क्या असर पड़ेगा? कोई असर पड़ेगा क्या? नहीं, कोई असर ही नहीं पड़ेगा। आप बाजार जाते हो, बताओ आप बाजार जाओ तो बाजार पे कोई असर होगा कि जैसे मान लो आप बाजार गए, स्कूल गए, जैसे आप स्कूल की तरफ गए तो स्कूल कहता भागो भागो भैया वो आ रहा है, कुछ असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। आपके कार्य करने से यदि ऑब्जेक्ट पर कोई असर ना पड़े, उस पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट है? कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट है भैया, कॉम्प्लीमेंट्री। समझ रहे हैं ना? दैट्स इट, इतना ही सिंपल है ये। मैं बाजार जाता हूँ, बाजार कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट है। मैं स्कूल जाता हूँ, स्कूल कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट है। समझ रहे हैं आप? कुछ भी चीज ऐसी करो आप, कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट है। मैं रोड पे चलता हूँ, रोड कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट है। तो ऐसी चीजें कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट कहलाती हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? बस दैट्स इट, यही था जो बताना था मुझे आज के वीडियो में। वीडियो पसंद आ गया हो या समझ में आ गया हो आपको, या फिर कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आई हो तो हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जल्दी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की